हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एडुकेबल आईएएस। आज हम आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके प्रेजेंट हुए हैं जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे डिलिमिटेशन एंड वुमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर के बारे में। यह अभी करंट अफेयर्स में अभी एक हॉट टॉपिक रहा है क्योंकि जो वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित जो बिल था वह लोकसभा के अंतर्गत पारित नहीं हो सका, तो इसके कारण से ही ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। इसके साथ ही अभी डिलिमिटेशन की कार्रवाई होनी है, तो उसके कारण से डिलिमिटेशन से संबंधित कौन कौन से पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम बात करें इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में, तो इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं थ्री मेजर बिल्स को, ये थ्री मेजर बिल कौन से हैं? एक है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 131 अमेंडमेंट बिल है जो कि 2026 का है, जो कि अभी पार्लियामेंट के अंतर्गत पास नहीं हो सका क्योंकि इसको पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसमें हाफ ऑफ द स्टेट के द्वारा उसको रेटिफाइड करवाने की आवश्यकता होती है, लेकिन पार्लियामेंट में ही ये 2/3 मेजोरिटी प्राप्त नहीं कर सका। इसके कारण से ये बिल है वह एक्ट नहीं बन पाया। इसके साथ ही जो सेकंड जो मेजर बिल प्रस्तुत किया गया है वह है डिलिमिटेशन बिल 2026 का। साथ ही साथ जो थर्ड बिल है वह है यूनियन टेरिटरी लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2026, जो कि इनेबल करेगा फ्रेश जो डिलिमिटेशन किया जाना है बेस्ड ऑन द लेटेस्ट अवेलेबल जो सेंसस अभी प्रक्रिया चल रही है, तो उसके आधार पर डिलिमिटेशन किया जाएगा। तो उस फ्रेश डिलिमिटेशन को आधार पर इसके अंतर्गत ये बिल निर्धारित करेंगे। इसके साथ ही इसके अंतर्गत एक्सपेंड कर देगा इस डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा, और ये जो वुमेन का जो रिजर्वेशन करना था 33%, तो उसको भी ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये बिल लाए गए हैं। अगर हम बात करें इन बिल की समरी के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो तीन बिल हैं जिसमें से फ्रेश डिलिमिटेशन किया जाएगा और जो 33 वुमेन का रिजर्वेशन दिया जाना है, तो इसमें जो लोकसभा की सीट आगे डिलिमिटेशन के बाद हो जाएंगी वह हो जाएंगी 850। इसके साथ ही जो नया डिलिमिटेशन जो कमीशन है वह रीड्रॉ करेगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को और इसमें एलोकेट करेगा स्टेट को सीट्स। अगर हम बात करें इसका जो डिसीजन होगा ये एक तरीके से फाइनल माना जाता है और ये लीगली बाइंडिंग भी होता है, यानी कि जो डिलिमिटेशन कमीशन जो निर्धारित करता है वह उस प्रक्रिया के बाद एक तरीके से लीगली बाइंडिंग होता है। और इसके अंतर्गत इसके ऊपर एक डिबेट की जा सकती है फेयरनेस और फेडरल बैलेंस की, तो ये एक तरीके से इस पर चर्चा तो की जा सकती है लेकिन वह लीगली बाइंडिंग होता है। इसके साथ ही ये जो मूव किया गया है इसका उद्देश्य ये है कि 1% यानी कि 1% 1 वोट और जो उसकी एक 1 वैल्यू है वह इसके अंतर्गत निर्धारित की जा सके। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ कंसर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है सदर्न स्टेट का, तो ये इश्यू हमें कई बार देखने को मिला। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया बार बार नहीं हो पाई, इसका कारण ये रहा कि इसमें जो सदर्न स्टेट के द्वारा जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक अच्छे से प्लानिंग उनके द्वारा की गई, तो ऐसे में हम उनने जो एक बेहतर तरीके से काम किया, तो ऐसे में डिलिमिटेशन करके उनमें लोकसभा की सीट और जो विधानसभा की सीटें कम करके उनको हम पिनलाइज नहीं कर सकते, यानी कि उनका जो अभी रिप्रेजेंटेशन है उसको कम नहीं किया जा सकता। और वह भी कम कब करना है जब उन्होंने एक अच्छा काम किया, तो ये कंसर्न इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो ये जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं बिल ये इसके अंतर्गत पार्लियामेंट में आए हैं। अगर हम बात करें इन बिल के बारे में, इनके की प्रोविजंस के बारे में, इन थ्री बिल्स के, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 131 अमेंडमेंट बिल है 2026 का जो कि वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित है, तो ये एक तरीके से एक्सपेंड कर देगा लोकसभा को और ये अमेंड करेगा आर्टिकल 81 को, जिसके अंतर्गत जो इंक्रीज हो जाएंगी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। जो अभी हमारी जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है 550, उससे बढ़कर ये हो जाएगी 850, और 850 में से जो 815 रहेंगे स्टेट्स के लिए रहेंगे, यानी कि राज्यों के लिए रहेंगे, और बाकी के जो 35 रहेंगे वे यूनियन टेरिटरीज के लिए रहेंगे।
इसके साथ ही अगर हम बात करें डिलिमिटेशन से संबंधित आर्टिकल के बारे में, जो कि आर्टिकल 81 में डिलिमिटेशन के बारे में दिया गया है, तो आर्टिकल 81 एक तरीके से डिक्टेट करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन को। इसके अंतर्गत जो रेशियो है बिटवीन द स्टेट को जो एलोकेट की जाती है सीट, और इसकी जो पॉपुलेशन है एक तरीके से सेम होती है अक्रॉस द ऑल स्टेट। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं ओनली फॉर द वेरी स्मॉल स्टेट्स के लिए अंडर द 6 मिलियन, यानी कि 60 मिलियन की जो से कम की जो पॉपुलेशन है उसके लिए कुछ एक्सेप्शन इसके अंतर्गत है। बाकी सभी के अंतर्गत इसमें पॉपुलेशन को आधार बनाकर इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें जो डिलिमिटेशन फ्रीज लगा दिया गया था, क्योंकि अभी तक जो 4 बार ही डिलिमिटेशन किया गया है और जो डिलिमिटेशन हर सेंसस के बाद होना था, तो डिलिमिटेशन पर अभी फ्रीज लगा दिया गया था। तो यही कारण था कि जो सदर्न स्टेट के कंसर्न है उसके कारण से ही ये डिलिमिटेशन फ्रीज लगाया गया था। अगर हम बात करें तो ये जो बिल लाया गया है इसके माध्यम से रिमूव कर दिया जाएगा इस डिलिमिटेशन फ्रीज को। ये जो बिल है ये अमेंड करेगा जो भी मार्जिनल जो इसके अंतर्गत हेडिंग है आर्टिकल 82 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत रीएडजस्टमेंट किया जाता है आफ्टर द ईच सेंसस, जो कि रीएडजस्टमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, और रिमूव कर देगा ये एक तरीके से रिक्वायरमेंट ऑफ द रीएडजस्टिंग द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन द स्टेट आफ्टर एवरी सेंसस। तो ये एक तरीके से जो फ्रीज की जो कंडीशन लगाई थी डिलिमिटेशन पर उसको भी ये बिल रिमूव करेगा। तो ये एक तरीके से जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसके माध्यम से ये प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें जो सिमिलरिटी है, ये जो अमेंडमेंट है आर्टिकल के अंतर्गत ऑन द स्टेट असेंबली के लिए, जो कि आर्टिकल 170 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो हमें 81 आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलता है लोकसभा के लिए, वही आर्टिकल हमें देखने को मिलता है 170 में स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। और साथ ही साथ इसमें जो रिजर्वेशन है फॉर द SC एंड ST के लिए ये चेंज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, और ये जो सच सेंसस है पार्लियामेंट इसको डिसाइड करती है बाय लॉ बाय द यूज के माध्यम से। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें आज की कंडीशन के लिए, तो आर्टिकल 81 सब क्लॉज 2 है और जो सब क्लॉज 3 है उसके द्वारा फ्रीज कर दिया गया है लोकसभा सीट को एज पर द 1971 के सेंसस के आधार पर ही लोकसभा सीट्स निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो असेंबली सीट्स की अगर हम बात करें तो वो निर्धारित की जाती है 2001 सेंसस के आधार पर। डिलिमिटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें पूरी कंट्री के अंतर्गत अगर हम बात कर लें तो सभी कंट्री में जो पॉपुलेशन है, सभी राज्यों के अंतर्गत जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर सेंट्रल लेवल से यहां पर सीटों का निर्धारण किया जाता है। लेकिन स्टेट के बीच में जो सीटें निर्धारित करनी है वह किस तरीके से निर्धारित की जाएंगी, तो जो नेशनल लेवल से जो सभी स्टेट को जो सीटें निर्धारित की गई हैं वो 1971 के सेंसस के माध्यम से की गई हैं, और जो स्टेट के भीतर जो रिप्रेजेंटेशन करना है उसके अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना है वह 2001 के सेंसस के आधार पर निर्धारित की गई है। तो ये इसके अंतर्गत डिफरेंस है। इसके साथ ही अगर हम बात करें बाय डीकपलिंग द डिलिमिटेशन फ्रॉम द पोस्ट 2026 सेंसस के आधार पर गवर्नमेंट इसके अंतर्गत प्रोसीड करेगी डिलिमिटेशन, और इसके अंतर्गत 2011 सेंसस के आधार पर यह डिलिमिटेशन किया जाएगा। यानी कि ये जो फ्रीज लगाया गया था उसमें यह निर्धारित किया गया था कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके आधार पर डिलिमिटेशन किया जाएगा। यानी कि 2026 तक इस पर फ्रीज लगाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें एक्सपेडिटिंग करेगा इसके अंतर्गत जो वुमेन्स का जो कोटा है इसमें अमेंड करेगा आर्टिकल 334A को, जो कि अलाउ कर देगा इमीडिएटली रूप से इंप्लीमेंटेशन ऑफ 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के अंतर्गत। यानी कि जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट था 106 का 2023 में लाया गया था, उसके बाद अगर जब ये डिलिमिटेशन प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है कि 2029 तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उसके इमीडिएटली इसमें जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है 33% का इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली के अंतर्गत वो निर्धारित कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 131 जो अमेंडमेंट बिल है 2026 का, इसको एक तरीके से रिक्वायर है स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, और इसमें जो हाफ ऑफ द स्टेट है उनके द्वारा इस बिल को रेटिफाइड भी किया जाना चाहिए, तभी ये जो बिल है वह अस्तित्व में आ पाएगा। तो अगर हम बात करें तो अभी ये पार्लियामेंट में इसको 2/3 जो मेजोरिटी की आवश्यकता थी, ये 2/3 मेजोरिटी पाने में ये असमर्थ रहा, तो इसके कारण से ये बिल जो है वह एक्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो ये इसके अंतर्गत जो प्रावधान थे उसके बारे में हमने बात कर ली। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो एग्जिस्टिंग जो कोटा की अगर हम बात करें, जो कोटा है उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाएगा, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कमीशन है उसको एक तरीके से एलोकेट करेगा सीट्स अक्रॉस द स्टेट के बीच में, और जो इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो बाउंड्रीज हैं उसको रीड्रॉ इसके अंतर्गत किया जाएगा, और इसके अंतर्गत डिटरमाइन किया जाएगा रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और वुमेन्स के लिए। तो ये इसके अंतर्गत जो कोटा है उसका निर्धारण इस डिलिमिटेशन के माध्यम से यानी कि रीड्रॉ के माध्यम से इसको निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो तीसरा बिल लाया गया है यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2026, ये एक तरीके से इनेबल करेगा लेजिस्लेचर जो इसके अंतर्गत रिक्वायर्ड है, जो कि एक्सटेंड करेगा इसके स्ट्रक्चरल चेंज को इन द यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत उन यूनियन टेरिटरीज को वो चेंज करेगा जहां पर उनका खुद का लेजिस्लेचर है। तो ऐसे कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं? एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। इसके साथ ही ये ऑपरेशनलाइज करेगा 33% ऑफ रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, और जो भी करस्पॉन्डिंग जो डिलिमिटेशन होगा जैसे कि दिल्ली और जो जम्मू एंड कश्मीर में पुडुचेरी के अंतर्गत, तो उसको भी इसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ डिलिमिटेशन बिल की अगर हम बात करें 2026 के, उसमें जो यूटी का लॉ है अमेंडमेंट बिल है 2026 का, ये एक ऑर्डिनरी बिल होगा, यानी कि जो हमने जो 131 जो अमेंडमेंट बिल की बात की थी तो वह एक स्पेशल मेजोरिटी से पास होने वाला बिल था, लेकिन ये जो इस यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत डिलिमिटेशन बिल लाया जाएगा ये एक तरीके से ऑर्डिनरी बिल होगा, जिसके लिए केवल सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी पार्लियामेंट के अंतर्गत। तो इस तरीके से ये जो यूनियन टेरिटरी जो अमेंडमेंट बिल है उसको इसके अंतर्गत एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें डिलिमिटेशन बिल के बारे में, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है 131 जो अमेंडमेंट बिल है 2026 का, ये अलाउ करता है फॉर द ओवरऑल जो बिल है ये एक्चुअल मैकेनिज्म जो इसमें निर्धारित किया जाना चाहिए कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो वह इस बिल के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही जो नया डिलिमिटेशन जो कमीशन है इसमें जो रिप्लेस करता है डिलिमिटेशन एक्ट जो बनाया गया था 2002 को, तो उसको रिप्लेस करके ये नया डिलिमिटेशन कमीशन आया है। ये एक तरीके से एम्पावर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एक नया डिलिमिटेशन कमीशन के रूप में। ये जो बॉडी है इसको हेड किया जाता है एक सुप्रीम कोर्ट जज, और जिसके अंतर्गत एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, और इनको जो पावर दी जाती है डिलिमिटेशन कमीशन को ये इक्विवेलेंट होती है सिविल कोर्ट के बराबर। इसके साथ ही अगर हम बात करें डिलिमिटेशन में, तो ये रीड्रॉ करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। ये जो कमीशन है एक तरीके से इनको जो टास्क दिया गया है कि वे रीएडजस्ट कर सकेंगे एलोकेशन ऑफ सीट्स और रीड्रॉ कर सकेंगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पब्लिश जो सेंसस है उसके आधार पर। और जो लेटेस्ट जो पब्लिश सेंसस फिगर लिए जाएंगे ये एक तरीके से 2011 का सेंसस लिया जाएगा। इसके साथ ही जो डिलिमिटेशन कमीशन है एज इन द पास्ट की अगर हम बात करें, तो वह एक तरीके से रिक्वायर्ड होता है कि वह इंश्योर करे कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज निर्धारित की जा रही हैं वे ज्योग्राफिकली कॉम्पैक्ट हो, साथ ही साथ उनको अकाउंट एक तरीके से फिजिकल फीचर्स और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाउंड्रीज हैं वह इसके अंतर्गत बेहतर हो, तो उसके आधार पर यह डिलिमिटेशन कमीशन निर्धारित करता है। साथ ही ये जो बिल है वह प्रोवाइड करता है सेफगार्ड लाइक द ड्राफ्ट द
पब्लिकेशन, साथ ही साथ इसमें जो ऑब्जेक्शंस हैं और जो पब्लिक हियरिंग्स हैं, साथ ही साथ इनको जो नोटिफाइड किया जाएगा, कमीशंस के जो ऑर्डर हैं वो एक तरीके से फाइनल होंगे, लेकिन उससे पहले लोगों का भी मत इसके अंतर्गत लिया जाएगा। लेकिन जब डिलिमिटेशन कमीशन अपना जो फाइंडिंग्स देगा, जो फैसला देगा, वह एक तरीके से फाइनल माना जाएगा। साथ ही साथ ये फोर्स ऑफ लॉ और ये एक तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के अंतर्गत, और जबकि इसके अंतर्गत एक तरीके से स्क्रूटनी तो की जा सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत किसी कोर्ट के अंतर्गत उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये इसके आउटकम्स होंगे जब डिलिमिटेशन कमीशन अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वह इसके अंतर्गत उनका जो ऑर्डर है वह निर्धारित करेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द वुमेन्स कोटा के बारे में, तो ये एक तरीके से ट्रिगर करेगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम को। इसको के अंतर्गत जो इंपेडिंग जो इसमें डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वह एक तरीके से ऑफिशियली ट्रिगर करेगी इंप्लीमेंटेशन ऑफ नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का। इसके अंतर्गत जो 1/3 है यानी कि 33% ऑफ द ऑल सीट्स हैं लोकसभा के अंतर्गत और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर्गत, जो कि रिजर्व की जाएंगी वुमेन के लिए। इसके साथ ही एक तरीके से इसमें इंक्लूड किया जाएगा मैंडेटरी सब कोटा फॉर द वुमेन फॉर द SC एंड ST कम्युनिटी के लिए, यानी कि उनका भी सब कोटा इसके अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत रोटेशन और सनसेट क्लॉज भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत स्पेसिफिक जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रिजर्व किया जाएगा फॉर द वुमेन के लिए, और इनको रोटेशन बेसिस पर रोटेट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज। इसके साथ में और ये कब किया जाएगा, हर एक डिलिमिटेशन साइकिल के बाद किया जाएगा। फर्दर मोर अगर हम बात करें तो जो रिजर्वेशन है एक तरीके से इसमें सनसेट क्लॉज भी लागू किया गया है, जो कि इनिशियली 15 ईयर के पीरियड के लिए लगाया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह लॉ के माध्यम से इसको 15 ईयर से आगे भी बढ़ा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो भी इसके अंतर्गत जो प्रोवाइड किया गया है, कोई भी सेपरेट रिजर्वेशन नहीं दिया गया है वुमेन को फॉर द OBC के लिए, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ये इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, इसके आधार पर इसका ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिलिमिटेशन के बारे में, तो जो डिलिमिटेशन होती है एक प्रोसेस होती है जो कि फिक्स करती है और रीड्रॉ करती है बाउंड्री ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फॉर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उनके लिए। और ये एक तरीके से इसलिए किया जाता है जिससे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर स्टेट का इसके अंतर्गत इंश्योर किया जा सके। तो उसी के कारण से ये जो परिसीमन यानी कि जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है वह इसमें निर्धारित की जाती है। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो ये ऑपरेशनलाइज करता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कि एक पर्सन है उसका एक वोट है, उसकी एक वैल्यू है, और ये एक तरीके से एडजस्ट करता है बाउंड्री को पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर ओवर द टाइम। अगर हम बात करें इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान दिया है या नहीं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 82 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मैंडेट दिया गया है पार्लियामेंट को कि वे इनेक्ट करेगा एक डिलिमिटेशन एक्ट को आफ्टर ईच सेंसस, यानी कि हर 10 साल में जो इसके अंतर्गत जो सेंसस होता है उसके बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट निर्धारित किया जाएगा, और जो कि री एडजस्ट करेगा लोकसभा सीट्स को और एलोकेट करेगा स्टेट को, जिसके माध्यम से डिवाइड किए जा सके स्टेट के बीच में और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में। तो अगर किसी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को इसके अंतर्गत रीड्रॉ करने की आवश्यकता है तो वह भी इसके अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है। आर्टिकल 170 की जो हमने अभी बात की थी, तो 170 के अंतर्गत जो सिमिलर जो रीएडजस्टमेंट की बात 82 में की गई है, वही सिमिलर रीएडजस्टमेंट की बात आर्टिकल 170 के अंतर्गत की गई है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, उनको इसके अंतर्गत रीड्रॉ किया जाता है, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होती है, जो कि आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, तो ये एक हाई पावर्ड और एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कि अपॉइंट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के
द्वारा। और इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है 3 मेंबर्स इसके अंतर्गत होते हैं। इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं वो जो कि सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं। साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और एक जो इलेक्शन कमिश्नर है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो एक इलेक्शन कमिश्नर जो कि नॉमिनेट किया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, तो वह इसके मेंबर हो सकते हैं। इसके साथ ही एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है ऑफ द कंसर्न स्टेट का। तो ये इसके अंतर्गत प्रक्रिया होती है डिलिमिटेशन कमीशन को बनाने की। साथ ही साथ जो ऑर्डर होता है कमीशन का, वह एक तरीके से फोर्स ऑफ लॉ के बराबर होता है, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के अंतर्गत। और ये एक तरीके से ये जो ऑर्डर है प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर्गत, लेकिन इसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा कि इसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। आपको फंसा सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि ये एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि स्टेट असेंबली और लोकसभा के अंतर्गत इसको पेश किया जा सकता है और इसको मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इसको जो डिलिमिटेशन है उसको 4 टाइम्स अभी तक मार्च 2026 की अगर हम बात करें तो 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जा चुका है। फर्स्ट बनाया गया था 1952 में, फिर बनाया गया 1963 में, 1973 में, फिर 2002 में इसको बनाया गया। इसके बाद क्यों नहीं बनाया गया? जो सदर्न स्टेट के कंसर्न्स थे उसके कारण से डिलिमिटेशन कमीशन का निर्धारण नहीं किया गया और जो डिलिमिटेशन था उस पर फ्रीज लगा दिया गया। और ये फ्रीज एक अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से लगाया गया जो कि आपको पता होना चाहिए। इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके माध्यम से फ्रोज कर दिया गया इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा के अंतर्गत ऑन द 1971 सेंसस के आधार पर, जो कि एक तरीके से स्टेट के अंतर्गत इंप्लीमेंटिंग करेगा जो भी पॉपुलेशन कंट्रोल और मेजर्स सदर्न स्टेट के द्वारा लिए गए तो उनको पिनलाइज नहीं किया जा सके। तो ये एक तरीके से 1971 के सेंसस को ही इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया। इसके बाद एक और एक्ट किया गया जो कि अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 का, और इसमें जो फ्रीज जो लगाया गया था 1971 के सेंसस के आधार पर तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2026 के लिए। लेकिन इसके अंतर्गत जो सेकंड वो लेकर आए उसमें जो 2002 का जो कमीशन था उसने रीड्रॉ की इंटरनल बाउंड्री, यानी कि इसके अंतर्गत जो कमीशन के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि स्टेट के अंतर्गत जो रीड्रॉ करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को तो वो 2001 के सेंसस के आधार पर की जा सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें लोकसभा सीट्स को जो स्टेट को डिवाइड किया जाता है वो 1971 के सेंसस के माध्यम से ही किया जाएगा। तो ये जो फ्रीज लगा दिया गया था 42nd और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस पर जुडिशियल रिव्यू के बारे में तो एक किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ का केस था 2024 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि बाय द डिलिमिटेशन कमीशन इसको रिव्यू तो किया जा सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर ही रिव्यू किया जा सकता है कि अगर इसके द्वारा जो डिसीजन दिए गए वे क्लियरली आर्बिट्री हैं और एक तरीके से पूरी तरीके से वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का, तो उस आधार पर ही इसको रिव्यू किया जा सकता है, अदरवाइज इनको रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपको ये केस पता होना चाहिए, किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ केस 2024 जो कि डिलिमिटेशन से संबंधित है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसमें हमें जो भी आर्ग्यूमेंट्स इसके लिए दिए जाते हैं कि जो प्रपोज जो डिलिमिटेशन है तो ये जो प्रपोज डिलिमिटेशन किया जा रहा है इसके अगेंस्ट में कौन कौन से हमें आर्ग्यूमेंट देखने को मिलते हैं उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है पीनलाइज करना डेमोक्रेटिक सक्सेस को, यानी कि सदर्न स्टेट के द्वारा जो प्लानिंग की गई पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए डेमोग्राफी उनके द्वारा एक बेहतर तरीके से डिजाइन की गई, तो ऐसे में उनको अगर आप लोकसभा सीट्स उनकी कम करते हैं तो उनको एक तरीके से पिनलाइज करेंगे। तो एक तरीके से पनिश की बात की गई है जो कि एक तरीके से अगेंस्ट है इसके
डिलिमिटेशन के। साथ ही साथ सेंटर एक जो फैमिली प्लानिंग है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल जो पॉलिसीज थी ओवर द लास्ट 50 ईयर, तो उसको एक सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट करने के बाद भी उनको पिनलाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही सेकंड जो इसमें बात की जाती है, लॉस ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर जो सीट्स हैं अगर रीडिस्ट्रीब्यूट की जाती है प्योरली इन द 2011 के सेंसस के आधार पर, उसके पॉपुलेशन डेटा के आधार पर, तो ये जो प्रपोर्शन है एक तरीके से जो सदर्न स्टेट है इन द लोकसभा, वह एक तरीके से श्रिंक हो जाएंगे। और अगर हम बात करें श्रिंक की, तो इसमें जो उत्तर प्रदेश है जो कि इसका जो परसेंटेज है वो राइज होगा। इसमें जो लोकसभा सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 14.73 से परसेंट से बढ़कर ये 16% हो जाएगा, जबकि जो केरला का शेयर है श्रिंक हो जाएगा 3.68% से 2.7%। और तमिलनाडु का भी श्रिंक हो जाएगा 7.18% से 5.88%। तो ऐसे में तो उनकी लोकसभा सीट्स कम हो जाएंगे और उनका लोकसभा के अंतर्गत जो एक रिप्रेजेंटेशन है वह भी इसके अंतर्गत कम हो जाएगा। इसके साथ ही ये जो बाइडन हो जाएगा, जो गैप बिटवीन द लार्ज जो नॉर्दर्न स्टेट है और जो सदर्न स्टेट के बीच में, वह एक तरीके से जो साउथ की रिलेटिव जो पॉलिटिकल वॉइस है उसको एक तरीके से डिमिनिश कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। तो यही कंसर्न इसमें सदर्न स्टेट के द्वारा उठाए जाते हैं। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट द डिलिमिटेशन। इसके साथ ही सेकंड आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो जो इंपैक्ट है ऑन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कोलाज जो बनाया जाता है जिसके अंतर्गत जो मेंबर होते हैं लोकसभा और इसके अंतर्गत जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो मेंबर इसके अंतर्गत शामिल होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, वह इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इसमें जो वैल्यू ऑफ एमपी है और जो एमएलए की जो वोट है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करेंटली 1971 सेंसस के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिससे कि समानता बनी रहती है स्टेट्स के बीच में। लेकिन अगर डिलिमिटेशन अगर इसमें अल्टर करता है, इसके अंतर्गत अल्टर कर देता है नंबर ऑफ एमएलए और एमपी की संख्या को, तो जो फंडामेंटल जो अर्थमेटिक होगा जो इलेक्टोरल कोलाज का प्रेसिडेंट के लिए, वह इसके अंतर्गत चेंज हो जाएगा और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इसके अंतर्गत अराइज हो जाएगा कि जो नॉर्थर्न स्टेट है वह एक तरीके से उनको गेन हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेट आधार पर, और जो कि एक यूनिलेटरली वह इलेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये एक सदर्न स्टेट के लिए एक उनके लिए बेहतर नहीं होगा, उनको भी एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन के ये खिलाफ होगा। इसके साथ ही इसमें थर्ड आर्ग्यूमेंट दिया जाता है असॉल्ट ऑन द फेडरलिज्म। जो क्रिटिक्स इसके अंतर्गत आर्ग्यू करते हैं कि जो एक्ट है एक तरीके से बैकडोर मेथड है फॉर द सेंट्रलाइज पॉलिटिकल पावर पाने का, यानी कि जो नॉर्दर्न स्टेट हैं जो कि अभी सत्ता में बने हुए हैं, तो वे जो नॉर्दर्न स्टेट ये चाहते हैं कि वे एक तरीके से जो फेडरलिज्म की जो पावर है उसको एक तरीके से हटाने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है, ये कई क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं। तो ये एक तरीके से अलाउ करता है पॉलिटिकल पार्टी को जो कि डोमिनेट करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत, वे उसको एक तरीके से फ्यू डेंसली जो स्टेट हैं वे इसके अंतर्गत जो सदर्न स्टेट हैं उनको वाइप आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की अगर हम बात कर लें, तो जो सदर्न स्टेट हैं वे कंट्रीब्यूट करते हैं डिसप्रोपोर्शनेट हायर अमाउंट टू द नेशनल, जो हमारी जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे जो सदर्न स्टेट है उनका होता है। तो एक तरीके से उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर कम हो जाता है तो ये एक कह सकते हैं कि टैक्सेशन विदाउट द एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की जो स्थिति है वह इंडिया में बन सकती है। तो ये एक तरीके से आर्ग्यूमेंट है जो कि एक अगेंस्ट है डिलिमिटेशन के। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसे भी दिए जाते हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट क्या करते हैं जो कि डिलिमिटेशन को, इसमें जो डेमोग्राफिक जो प्रिंसिपल है, तो इसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पर यह कहा जाता है कि जो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है इसमें 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि एक जो पर्सन है उसका एक वोट है और उसकी वैल्यू इसके अंतर्गत समान है। लेकिन अभी हुआ क्या है कि जो नॉर्दर्न स्टेट है उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है जबकि सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन कम है। तो ऐसे में सदर्न स्टेट पर इस समय ज्यादा सीट है उनकी पॉपुलेशन के आधार पर, जबकि नॉर्दर्न स्टेट की जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसके आधार पर जो नॉर्दर्न स्टेट के अंतर्गत
कम सीटें हैं लोकसभा की उन स्टेट्स के पास। तो ऐसे में जो फ्रोजन जो डिलिमिटेशन है एक तरीके से एमपी और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो करेंटली रिप्रेजेंट करते हैं मिलियन मोर सिटीजन देन एन एमपी इन अ केरला। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हम किसी एमपी की अगर हम बात करें तो वे कई सारे मतलब लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं इन कंपैरिजन टू द केरला। तो ऐसा ये जो सिस्टम है वह नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पर वह वायलेट करता है उसको। तो ये एक जो इक्वल डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो प्रिंसिपल होना चाहिए, उसको ये वायलेट करता है। तो ये एक तरीके से जो डिलिमिटेशन किया जा रहा है वह एक तरीके से अच्छा है, ये आर्गुमेंट इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसके साथ ही एब्सोल्यूट इसके अंतर्गत सीट इंक्रीज हो जाएंगी, जो सेंटर है उसमें क्लैरिफाइड उनके द्वारा किया गया है कि जो एक्सपेंड कर दी जाएंगी, इसमें जो लोकसभा की सीट्स 850 सीट्स हो जाएंगी और जो कोई भी स्टेट है वह इसके अंतर्गत लूज नहीं करेगा, उनके जो करंट जो अभी सीट्स हैं उससे कम सीट्स इसको नहीं की जाएगी। ये इंश्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। इनफैक्ट अगर हम बात करें जो ऑल स्टेट्स हैं जो कि प्रोजेक्ट करते हैं 50% इंक्रीज इन देयर टोटल सीट, जैसे कि तमिलनाडु है तो ये 39 से 58 सीट्स हो जाएंगे। तो ये स्थिति अभी निर्धारित की जा रही है, तो ये डिलिमिटेशन आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ ये फैसिलिटेट करेगा वुमेन रिप्रेजेंटेशन को, जिसके अंतर्गत 33% इसके अंतर्गत जो वुमेन कोटा है वह इसके अंतर्गत ड्रास्टिकली एक तरीके से श्रिंक कर देगा पूल ऑफ द जनरल सीट्स को, जो कि अवेलेबल होंगी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये भी एक तरीके से बेहतर होगा डिलिमिटेशन के लिए। तो ये इसके अंतर्गत आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं डिलिमिटेशन के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें अभी क्या स्थिति हो सकती है, हाउस जो हमारी जो लोकसभा है वे किस तरीके से चेंज हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीट है अभी 80 है, जो कि आगे बढ़कर 140 हो सकती है। इसी तरीके से सदर्न स्टेट की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में जो अभी 39 सीट्स हैं वे बढ़कर 51 हो सकती हैं, जो कि 850 सीट्स जो प्रपोज की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस आधार पर यह चार्ट दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अंतर्गत तो ये एक तरीके से लोकसभा किस तरीके से चेंज हो जाएगी जब 850 सीट्स हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें वे फॉरवर्ड के बारे में, तो कंसेंसस बिल्डिंग करना इसके अंतर्गत काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो डिलिमिटेशन है एक तरीके से मैथमेटिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक सेंसिटिव रीडिस्ट्रीब्यूशन भी है। और एक तरीके से जो नेशनल कंसेंसस है, इंटर स्टेट जो काउंसिल है, डीप कंसल्टेशन इसके अंतर्गत होना चाहिए, जिसके माध्यम से जो गवर्नमेंट है एक इंपैरेटिव रूप से काम कर सके, यानी कि सकारात्मक रूप से हमें इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही एक हाइब्रिड मॉडल भी अपनाया जा सकता है सीट एलोकेशन का। इसमें जो सोलली ऑन द पॉपुलेशन ऑफ न्यू फॉर्मूला, जैसे कि हम पॉपुलेशन के आधार पर ही फॉर्मूला जो डिसाइड कर रहे हैं, उसकी जगह हम इसके अंतर्गत डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन या ज्योग्राफिकल साइज के आधार पर एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं जिससे कि सभी स्टेट को इसके अंतर्गत फायदा हो, और साथ ही साथ उन्होंने जो एक तरीके से अच्छा काम किया है उसको भी उनको रिवार्ड दिया जा सके। इसके साथ ही स्ट्रेंथन किया जा सकता है राज्यसभा को टू बैलेंस द पॉपुलेशन, जो भी हैवी लोकसभा है तो राज्यसभा इसके अंतर्गत रिफॉर्म उसमें किया जा सकता है, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है हर स्टेट का, जैसे कि यूएस सीनेट में होता है कि जहां पर जो एक 50 स्टेट्स हैं तो हर एक स्टेट को वहां पर 2-2 सीटें दी गई हैं। तो ऐसे में सीनेट की वहां पर 100 सीट है, तो इसी तरीके से यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। इसके साथ ही डीकपलिंग करना है जो कोटास है और जो इसके अंतर्गत जो डिलिमिटेशंस है, तो जो अपोजिशन लीडर है उनके द्वारा सजेस्ट किया गया है कि जो 33% वुमेन रिजर्वेशन है, और इसके अंतर्गत जो इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर नहीं, बल्कि डिलिमिटेशन के बाद जो सीट्स निकल कर आएंगी उसके बाद ये 33% वुमेन रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अपोजिशन ने इसी का ही विरोध किया गया है, इसी कारण से पार्लियामेंट के अंतर्गत ये बिल पारित नहीं हो सका। इसके साथ ही अगर हम बात करें, ये वे फॉरवर्ड की हमने बात की, अगर हम बात करें इसमें कंक्लूजन के बारे में, तो जो कंक्लूजन हमें देखने को मिलता है कि जो प्रपोज डिलिमिटेशन है उसका उद्देश्य है कि प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट और जो 1 वैल्यू है
कंसर्न जो एक तरीके से रीजनल इम्बैलेंस है, फेडरलिज्म पे जो एक तरीके से कंसर्न है, इक्विटी फॉर द स्टेट फॉर द बेटर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इसके अंतर्गत इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। उनको भी ध्यान में रखते हुए एक तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए डिलिमिटेशन के माध्यम से। और जो कंसेंसस बेस्ड जो बैलेंस अप्रोच है, पॉसिबली थ्रू द हाइब्रिड फॉर्मूला और जो इंस्टीट्यूशनल जो सेफगार्ड्स हैं उसके अंतर्गत ये जरूरी है कि जो कि इंश्योर करें बोथ रिप्रेजेंटेशन और जो हमारा जो फेडरल स्पिरिट है, जो कि हमारी कंट्री की फेडरल स्पिरिट है, संघात्मक राज्य की जो स्पिरिट है, उसको इसके अंतर्गत प्रिजर्व किया जा सके। तो उसको बढ़ाते हुए हमें सभी स्टेट को साथ में लेके इसके अंतर्गत चलना होगा। तो ये कंक्लूजन आप इसके अंतर्गत दे सकते हैं। तो ये हमने बात की डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। इसके साथ ही आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं इस क्यूआर कोड के माध्यम से, जहां पर आपको काफी सस्ती दरों पर आपको हमें नोट्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपकी पूरी यूपीएससी की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप वहां से इन नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।